आपका स्वागत है। आज हमारे पास बिजनेस की दुनिया से कुछ बड़ी खबरें हैं और इन्हें एक साथ देखने पर एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं थोड़ी कंफ्यूजिंग तस्वीर बनती है। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ दुनिया भर में मंदी और स्लो डाउन की आहट है और दूसरी तरफ लगातार ये कहा जा रहा है कि इंडिया की गाड़ी दुनिया में सबसे तेज दौड़ेगी। सही कहा। तो आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं कि ये जबरदस्त आत्मविश्वास आ कहां से रहा है और क्या ये हकीकत से दूर तो नहीं। बिल्कुल, और यही चीज इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखने में दिलचस्प बनाती है। कहानी में दो अलग-अलग सिरे हैं। एक सिरा है भारत की अपनी ताकत, अपनी ग्रोथ स्टोरी का, और दूसरा सिरा है वैश्विक मंच जो लगातार बदल रहा है और जिस पर भारत की निर्भरता भी है। आज की चर्चा इसी खींचतान को समझने के बारे में है। तो चलिए सबसे पहले उस हेडलाइन पर आते हैं जिसने सबका ध्यान खींचा है। भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे उज्जवल स्थान यानी ब्राइटेस्ट स्पॉट कहा जा रहा है। हाँ, ब्राइटेस्ट स्पॉट, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। और सिर्फ यही नहीं, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का एक बयान है कि भारत अगले 30 सालों तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। 30 साल, ये बहुत बड़ा दावा है। बहुत बड़ा। क्या इसके पीछे वाकई कोई दम है या ये सिर्फ अच्छा महसूस कराने वाली बातें हैं? देखिए, किसी भी बड़े दावे पर शक करना स्वाभाविक है, खासकर जब दुनिया का माहौल ठीक ना हो। बिल्कुल। लेकिन यहाँ बात सिर्फ बयानों की नहीं है। इन स्रोतों में हमें कम से कम 3-4 अलग-अलग जगहों से इस बात की पुष्टि मिलती दिख रही है। ये सिर्फ सरकार का अपना नजरिया नहीं है, बल्कि दुनिया के बड़े खिलाड़ी भी ऐसा ही सोच रहे हैं। जैसे कि कौन? मतलब पैसा लगाने वाले लोग या नीतियां बनाने वाले? दोनों। सबसे पहले पैसे की बात करते हैं। हमारे एक स्रोत में साफ लिखा है कि गोल्डमैन सैक्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकों में से एक है, उसने भारतीय इक्विटीज को ओवरवेट में अपग्रेड किया है। ओके, ओवरवेट, इसका आम सुनने वालों के लिए क्या मतलब हुआ? हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि गोल्डमैन सैक्स अपने बड़े-बड़े क्लाइंट्स और निवेशकों को कह रहा है, अगर आपके पास 100 रुपए हैं, तो उसे दुनिया भर में लगाने की बजाय भारत के बाजार में ज्यादा हिस्सा लगाइए। अच्छा। क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ आपको सबसे अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा भरोसे का सर्टिफिकेट होता है। सही बात है। ये दिखाता है कि जो लोग अपना पैसा दांव पर लगाते हैं, वो भारत की ग्रोथ स्टोरी पर दांव लगाने को तैयार हैं। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, पैसा असल में बाजार में आ भी रहा है। हमारे स्रोतों में सेंसेक्स और निफ्टी का भी जिक्र है जो बढ़त के साथ बंद हुए। तो जो गोल्डमैन सैक्स कह रहा है वो जमीन पर बाजार की चाल में भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ शेयर बाजार के शॉर्ट टर्म खिलाड़ी नहीं है। हमारे पास विश्व आर्थिक मंच यानी WEF का भी बयान है। दावोस वाली संस्था। हाँ, वही। ये वो संस्था है जो दुनिया भर के नेताओं और CEOs की बैठक कराती है। उनका कहना है कि 2025 में वैश्विक अर्थव्यवस्था भले ही कमजोर हो, लेकिन भारत एक मजबूत ग्रोथ रेट बनाए रखेगा। अब ये लोग शेयर बाजार की रोज की उठापटक नहीं देखते। ये लंबी अवधि की स्थिरता, नीतिगत दिशा और अर्थव्यवस्था की बुनियादी मजबूती को देखते हैं। तो एक तरफ से निवेशक पैसा लगा रहे हैं, दूसरी तरफ से वैश्विक थिंक टैंक भरोसा जता रहे हैं। लेकिन क्या हम खुद पर भी उतना ही भरोसा कर रहे हैं? देश के अंदर से क्या आवाज आ रही है? और यही इस कहानी का तीसरा और सबसे मजबूत पहलू है। हमारे स्रोत बताते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI भी यही मान रहा है। अच्छा। RBI का कहना है कि तमाम वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। जब देश का सेंट्रल बैंक, जो अर्थव्यवस्था की नब्ज पर हाथ रखकर बैठा है, ऐसा कहता है, तो इसका वजन बहुत ज्यादा होता है। सही बात है। तो आप देखिए, निवेशक, वैश्विक नीति निर्माता और देश का अपना सेंट्रल बैंक, जब ये तीनों एक ही दिशा में इशारा कर रहे हों, तो इसे सिर्फ बयानबाजी कहकर खारिज करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो माहौल तो काफी पॉजिटिव लग रहा है, सेंटिमेंट अच्छा है, लेकिन सिर्फ अच्छी भावनाओं और अनुमानों से तो अर्थव्यवस्था चलती नहीं। इन स्रोतों में क्या कोई ठोस एक्शन, कोई पॉलिसी मूव का भी जिक्र है जिससे इस भरोसे को जमीनी हकीकत में बदला जा रहा हो? हाँ, और यहीं पर कहानी और गहरी होती है। स्रोतों में दो बहुत बड़े कदमों का जिक्र है। पहला है नीति आयोग के CEO का बयान कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर नवंबर के अंत तक अच्छी खासी प्रगति हो सकती है। एक व्यापार समझौता, ये सुनने में तो एक सामान्य सी खबर लगती है, लेकिन क्या ये वाकई कोई गेम चेंजर हो सकता है? ये सिर्फ एक सामान्य व्यापार समझौता नहीं है। इसे आज के जियोपॉलिटिकल संदर्भ में देखना होगा। अच्छा। आज जब दुनिया चीन+1 की रणनीति पर चल रही है, यानी वो चीन के अलावा एक और मैन्युफैक्चरिंग हब ढूंढ रही है, तब अमेरिका के साथ एक व्यापक व्यापार समझौता भारत को उस जगह के सबसे बड़े दावेदार के तौर पर स्थापित कर सकता है। ये सिर्फ सामान के आने जाने का मामला नहीं है। ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के बीच एक रणनीतिक साझेदारी है।
इसका असर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लेकर सप्लाई चेन की सुरक्षा तक हर चीज पर पड़ेगा। ओके, और दूसरा बड़ा कदम कौन सा है? दूसरा है राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन यानी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का जिक्र। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार चाहती है कि देश की कुल कमाई जीडीपी में फैक्ट्री में बने सामान का हिस्सा बढ़े, जो अभी सर्विस सेक्टर के मुकाबले काफी कम है। मकसद साफ है, चीन की तरह एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनना और लाखों करोड़ों नौकरियां पैदा करना। यहीं पे मुझे एक सवाल पूछना है। मुझे ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। अच्छा, बताइए। चीजें खुद बनाएं और दूसरी तरफ हम अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर निर्भर दिख रहे हैं। क्या ये दोनों लक्ष्य एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाते? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब ही भारत की मौजूदा आर्थिक रणनीति के दिल में है। ये विरोधाभासी नहीं है, बल्कि ये एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अच्छा, कैसे? सोच कर देखिए, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के तहत आपने देश में खूब सारी फैक्ट्रियां लगा दी, उत्पादन क्षमता बढ़ा दी, लेकिन जो सामान बनेगा वो बिकेगा कहाँ? बाजार में। बिल्कुल। भारत का घरेलू बाजार बहुत बड़ा है, लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, आपको दुनिया के बाजार चाहिए। और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। बिल्कुल। तो असल में यहाँ एक डबल इंजन रणनीति दिख रही है। एक इंजन यानी मैन्युफैक्चरिंग मिशन देश के अंदर उत्पादन क्षमता बढ़ा रहा है, और दूसरा इंजन यानी अमेरिका के साथ व्यापार समझौता उस उत्पादन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार खोल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से एक भी इंजन अगर धीमा पड़ा तो पूरी गाड़ी की रफ्तार कम हो सकती है। मतलब ये एक हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली रणनीति है। बिल्कुल। आप एक ही साथ प्रोडक्शन और सेल्स दोनों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये डबल इंजन वाली बात सुनने में तो जबरदस्त लगती है, लेकिन अगर सब इतना ही अच्छा है और रणनीति इतनी साफ है, तो इन स्रोतों में एक जगह ये भी लिखा है कि वैश्विक वित्तीय संस्थाएं भारत पर और अधिक सुधारों के लिए दबाव डाल रही हैं। हाँ, एफपीआईज़ को लेकर। बिल्कुल, ताकि और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक आ सकें। ये बात थोड़ी खटकती है। अगर हम ब्राइटेस्ट स्पॉट हैं तो फिर ये दबाव क्यों? ये दबाव इसलिए है क्योंकि वैश्विक संस्थाएं जानती हैं कि इस डबल इंजन रणनीति को चलाने के लिए ईंधन यानी पूंजी लगातार चाहिए होगी। पैसा। और ये पूंजी विदेशी निवेशकों से आती है। एफपीआई यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक इसी पूंजी का एक बड़ा और जरूरी स्रोत हैं। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि ये वो पैसा है जो बाजार में अच्छे रिटर्न की उम्मीद में तेजी से आता है, और उतनी ही तेजी से निकल भी सकता है। मतलब अगर उसे कहीं और बेहतर मौका देखे या यहाँ जोखिम लगे तो वो निकल जाएगा। इसे अक्सर हॉट मनी भी कहा जाता है। मतलब ये वो मेहमान है जो कभी भी घर छोड़कर जा सकते हैं। बिल्कुल सही। इसीलिए जब वैश्विक संस्थाएं सुधारों की बात करती हैं तो वो असल में ये कह रही हैं कि भारत को इतना आकर्षक, स्थिर और भरोसेमंद बनाओ कि ये हॉट मनी यहाँ लंबे समय तक टिकने के लिए मजबूर हो जाए। अच्छा। वो चाहते हैं कि नियम और पारदर्शी हों, टैक्स को लेकर कोई अनिश्चितता न हो, पैसा निकालने और डालने की प्रक्रिया आसान हो। ये दबाव एक तरह से भारत को अपने ही सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए है, ताकि पूंजी का प्रवाह बना रहे। मतलब हम चाहते हैं कि वो पैसा लगाएं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम उनके लिए माहौल और बेहतर बनाएं। एक तरह की सौदेबाजी है। हाँ, कह सकते हैं। इस दबाव के अलावा स्रोतों में कुछ और जोखिमों का भी साफ तौर पर जिक्र है, जैसे वैश्विक अनिश्चितताएं, कमोडिटी की कीमतें और टैरिफ से जुड़े जोखिम। ये सब सुनने में बहुत बड़े-बड़े शब्द लगते हैं। क्या हम इन्हें आसान भाषा में समझ सकते हैं? जरूर। इन्हें अलग-अलग देखने की बजाय एक चेन रिएक्शन या डोमिनो इफेक्ट की तरह देखना चाहिए। ओके। मान लीजिए दुनिया में कहीं, जैसे मिडिल ईस्ट में, कोई जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ता है। ये हुई वैश्विक अनिश्चितता। ठीक है। इसका पहला असर पड़ेगा कच्चे तेल जैसी कमोडिटी की कीमतों पर। तेल महंगा हो जाएगा। और चूंकि भारत अपनी जरूरत का 85% तेल बाहर से मंगाता है, तो हमारा इंपोर्ट बिल आसमान छूने लगेगा। तेल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, जिससे देश में हर चीज की कीमतें बढ़ेंगी, यानी महंगाई बढ़ेगी। और महंगाई को काबू करने के लिए आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाएगा। सही पकड़ा। और जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो कंपनियों के लिए लोन लेना महंगा हो जाता है और लोग भी खर्च करने के बजाय पैसा बचाने लगते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो जाती है। तो देखिए, दुनिया के एक कोने में हुई एक घटना ने सीधे आपके घर के बजट और देश की ग्रोथ पर असर डाल दिया। और इसमें टैरिफ का जोखिम कहाँ फिट होता है? वो इस चेन की अगली कड़ी हो सकता है। जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती आती है तो देश अक्सर अपने उद्योगों को बचाने के लिए दूसरे देशों से आने वाले सामान पर टैक्स बढ़ा देते हैं। प्रोटेक्शनिज्म। बिल्कुल। इसी को टैरिफ या प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं। अगर अमेरिका या यूरोप, जो भारत के बड़े बाजार हैं,
भारतीय सामान पर टैरिफ बढ़ा देते हैं तो भारत का एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। ये सीधे सीधे उस डबल इंजन रणनीति के दूसरे इंजन को कमजोर कर देगा जिसकी हमने अभी बात की थी। लेकिन अगर ये जोखिम जैसे तेल की कीमतें या वैश्विक मंदी इतने बड़े और वास्तविक हैं, तो क्या ब्राइटेस्ट स्पॉट वाली बात सिर्फ एक अच्छा नारा बनकर नहीं रह जाती? क्या हमारी अर्थव्यवस्था की नींव उतनी मजबूत है कि वो इन तूफानों को झेल सके? और यही मिलियन डॉलर का सवाल है। इसका जवाब हाँ और नहीं के बीच में कहीं है। अच्छा। भारत की सबसे बड़ी ताकत और उसका सुरक्षा कवच उसका अपना घरेलू बाजार है। 140 करोड़ लोगों का देश। यहाँ की ज्यादातर आर्थिक गतिविधि बाहरी दुनिया पर नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि भारतीय लोग कितना खर्च कर रहे हैं, भारतीय कंपनियां कितना निवेश कर रही हैं। ये हमें एक हद तक बाहरी झटकों से बचाता है, जो चीन जैसी पूरी तरह एक्सपोर्ट पर निर्भर अर्थव्यवस्था के पास नहीं है। लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया, तेजी से विकास करने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के सपने को पूरा करने के लिए हमें विदेशी पूंजी और विदेशी बाजारों की जरूरत है, और यहीं पर हमारी भेद्यता या वल्नरेबिलिटी है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो तस्वीर उभर रही है वो एक ऐसे एथलीट की है जो बहुत मजबूत और प्रतिभाशाली है और मैराथन जीतने का दम रखता है। बिल्कुल। बाजार और दुनिया के एक्सपर्ट्स सब उस पर दाव लगा रहे हैं, लेकिन साथ ही उसे एक ऐसे मैदान में दौड़ना है जहां का मौसम कभी भी खराब हो सकता है, तूफान आ सकता है और वो इन बाहरी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता। आपने इसे बहुत अच्छे से समेटा है, और इसी के साथ हम आज के अंतिम विचार पर आते हैं। इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद एक केंद्रीय तनाव साफ दिखता है, भारत की आंतरिक शक्ति बनाम उसकी बाहरी निर्भरता। आरबीआई का भरोसा, मैन्युफैक्चरिंग मिशन, हमारा विशाल घरेलू बाजार, ये सब हमारी आंतरिक शक्तियां हैं। और दूसरी तरफ एफपीआई की जरूरत, वैश्विक बाजारों पर निर्भरता, कमोडिटी की कीमतें, ये हमारी बाहरी मजबूरियां हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक कहानी को कौन सा कारक ज्यादा प्रभावित करेगा। क्या हम अपनी आंतरिक मजबूती के दम पर बाहरी तूफानों को पार कर ले जाएंगे, या फिर अप्रत्याशित वैश्विक मंच की लहरें हमारी रफ्तार को तय करेंगी? इसी सवाल के जवाब में भारत की अगली आर्थिक कहानी छिपी है।